तो आइए सुनते हैं हसन जमाल की लिखी कहानी इधर मत बहो हवा। सुबह से तबीयत सुस्त थी और अब यह सफ़ेद कागज के टुकड़े पर गुलाबी तहरीर फज्र की नमाज में पेश इमाम के पीछे सजदे में गिरते हुए एकाएक कंपकपी छुट गई थी। वह शायद निंदेपन के कारण थी। बाद में देर तक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर नमाजियों की बेमतलब बहस को बेदिली से सुनता रहा। टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर रेंगती हुई उसकी निगाह शहरपनाह के दरवाजे के बुर्जों के ऊपर क्षितिज में फैलती लालिमा पर गई तो वह उठा और हौले हौले पाँव घसीटता हुआ चलने लगा। हालांकि वह अभी 46 बरस का ही था, लेकिन रोज उसे यूं लगता था जैसे उसने अपनी उम्र पूरी कर ली हो। घर पहुंचते पहुंचते उसने फैसला कर दिया कि आज काम न मांडेगा। न हुआ तो दोपहर के बाद। जिस्म साथ न दे तो कैसा काम, कैसी कमाई। दबे पांव बैठक में दाखिल हुआ, जो उसकी बैठक भी था और कारखाना भी। मैली चिकट गद्दी पर निढाल सा पसर गया और रोज रोज की सुस्ती व चक्कर से निजात पाने का कोई ठोस उपाय सोचने लगा। आंखें मूंद कर गहराई में उतरते हुए टेलीग्राम की आवाज पर चौंका। लिफाफा खोलते हुए लरजते हुए हाथ। एक आकांक्षा जो सदा आसपास मंडराती रहती है। तार तभी आता है जब खैरियत नहीं होती। किसका है? एक बुढ़िया ने जो उससे 5 बरस छोटी थी, चिकने पत्थर को सील पर बिना हैंडल के कप को रखते हुए पूछा। तार घर का आदमी जा चुका था। नसीमा कमिंग 11 जून। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी वह जानता है। मतलब समझाया। ऐसे गुलाबी पत्र उस ओर से बहुत आने लगे हैं। 71 की जंग के बाद सरहदें खुलते ही बार बार जैसे संकटग्रस्त जहाज से एक के बाद एक पैराशूट उतर रहे हो, लेकिन पैराशूटधारी से धरती को खतरा नहीं होता। खतरा उन घरों को भी महसूस न करना चाहिए जहां कभी कभार पैराशूट उतर आते हैं, साइबेरियाई पक्षी की तरह। लेकिन वे विशेष मौसम में अवतरित होते हैं। मेहमानों के लिए विशेष मौसम कभी नहीं होता। नसीमा मेहमान नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी बहन थी। 3 हज और 5 उम्रा की हुई। चाय कड़ुआ जहर लगी, बेस्वाद और ठंडी। निगाह उठाकर बुढ़िया को देखा। उसके सदा के पीले मुरझाए चेहरे से बचा कुचा खून भी इन चंद लफ्जों ने सोख लिया हो। एकदम सफेद उजले कफन की तरह वह चुप थी, लेकिन कह रही थी, अब क्या होगा। वे देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे, जैसे कांट के पुतले हो, किसी प्रयास के बिना हिलेंगे न डुलेंगे। मंजली सुगरा एक बार वहां आई और अब्बा अम्मा को जड़वत बैठे देख उल्टे पाव लौट गई, खाली कप साथ लेकर। गुलाबी तहरीर वाला कागज जूतियों की सील के पास पड़ा था, जिसे दोनों बेबसी से देख रहे थे। कागज को तह करके बंडी की जेब में डाला और उठा कैलेंडर देखने के लिए। हालांकि उसकी जरूरत न थी। आज 11 जून ही थी, चर्मकारों की कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम में माल पहुंचाने का अंतिम दिन। परसों खलील आया था 9 को, धमकी दे गया था, ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो रमजान चचा। यूं कैसे काम चलेगा? कितना एडवांस ले चुके हैं आप? नहीं होता है तो छोड़िए ये सब। छोड़ना इतना आसान होता है? ये कल का लौंडा, उसके पहले वह आखिरी बेटे की उम्र का। यदि वह जीवित रहता तो आज उसी की उम्र का होता, उतना ही खूबसूरत और गबरू। पर अफसोस वह अपनी लाचार माँ को, बदनसीब बाप को और आरजूमंद बहनों को कल्पने के लिए छोड़ गया। अगर उसे जिंदगी मिलती तो वह उसे तमीज सिखाता, खलील की तरह गुस्ताख न होने देता। खलील का बाप सारी उम्र जूतियां गांठते गांठते मर गया, कभी अभावों से न उबरा, और खलील मियाँ देखते ही देखते फाख्ता उड़ाने लगे। जमाना कितना जल्द करवट बदल लेता है, चुपके से सब बदल जाता है। ख्वाजा जी के चांद में दीर्घ चुप्पी के बाद ठंडा सा जवाब मिला, रमजान भी तो यही किया था। हाँ, शवे बारात भी। बड़ा बेटा और बड़ी दुल्हन साथ थी। इस बार मंजिले के लिए कह गई थी। शायद दामाद भी आए, 2 बेटियां भी और बच्चे तो होंगे ही। पारसाल बहनोई साहब आए थे, उनके 2 दोस्त भी थे। उनके साथ अजमेर, उदयपुर और आगरे भी जाना पड़ा। वो आपके इरफान चाचा के दिन के हुए होंगे, लगती सर्दी में आए थे। मुझे तो लगता है 12 महीने कोई न कोई आता ही रहा है। उनके आने और जाने के दरमियान हम उनको अपने से अलग नहीं कर पाते। तुम क्या सोचती हो? मैं क्या सोचूं? सोचना तो उन लोगों को चाहिए जिनकी मोहब्बतें एकाएक उमड़ आई है। वे यूं बोल रहे थे निर्लिप्त, जैसे रंगमंच के नए कलाकार हो, जिन्हें केवल संवाद अदायगी से मतलब होता है। बावजूद टीस के उनके चेहरों पर हल्की सी चमक उतर आई थी, अपनेपन से भरपूर। कोई किसी के पास क्यों जाता है, अपना ही समझ कर न।
लेकिन मोहब्बत और अपनेपन से परे भी कुछ होता है, और वह कुछ ही शायद अपनेपन को खा जाता है। काश उनका एहसान जिंदा रहता। 5 बहनों का वह एक भाई और उनकी तमाम उम्मीदों का चिराग, लेकिन चिराग की जिंदगी का भरोसा नहीं होता। अंधेरे लंबी उम्र पाते हैं। वह फिर गद्दी पर था, अपनी जन्नत को देखता हुआ। जन्नत क्या सोचकर नाम रखा होगा? मिला जहन्नुम, सिंक सा बदन, फूंक मारो तो उड़ जाए। गोरी चिट्टी होने के बावजूद कभी जन्नत न लगी। शुरू से दुबली पतली, अब तो मांस भी न बचा। सबसे ज्यादा आफत इस तिनके पर ही आनी है। कहाँ तक घुलेगी बेचारी? उसकी आंखें डबडबा आई। ग्लोगीर आवाज में बोला, मैं तुझे कभी सुख न दे सका। नहीं, ऐसी बात नहीं। जन्नत ने धीरे से कहा, उन्हें हमारी हालत का अंदाजा होना चाहिए। आज 4 पैसे हो गए तो पुराने दिन तो न भूलना चाहिए। चलो वह भी नहीं, लेकिन छोटी भावज को इतना हकीर समझना, सास की तरह हर बात में नुक्स निकालना। हम गरीब ठहरे, अमीर वाले तौर तरीके कहाँ से लाए? दस्तरख्वान यूं बिछाया जाता है, सालन यूं पकाया जाता है, रोटी इस तरह सेका करो, बच्चियों को यूं तमीज सिखाओ और शौहर के सामने यूं जाओ। अम्मा तो ऐसी न थी। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। वह बाजी के बचाव में कुछ कहना चाहता था, पर जन्नत के दुख को बह देने में उसे भी एक छोटा सा सुख मिल रहा था, मानो वह उसी की अभिव्यक्ति हो। निहारता रहा उसे। आपकी दूसरी बहन तो ऐसी नहीं है, उन्होंने भी बुरे दिन देखे। अब खुदा का दिया सब कुछ है। क्या पाकिस्तान की हवा में ही मगरूरी है? ऐसी नहीं कहते, अपना अपना स्वभाव है। छोटी आपा का अपना मिजाज है। नहीं, वो हमारी हालत को समझती है, हमसे बेजा उम्मीद नहीं रखती, उल्टे आड़े वक्त में मदद ही करती है, अपनी भतीजियों के लिए फिक्र करती रहती है। नसीमा बाजी को सोचना चाहिए न। गुस्से में नथुने फूल जाते हैं जन्नत के। माना कि भाई की खुददारी कुछ तलब नहीं करती, लेकिन वे खुद भाई का हाथ मजबूत कर सकती है। ढेर सी दौलत किस काम की? मदद न करे, हमें बार बार आजमाइश में तो न डाले। आजमाइश? वह चुप रहा। सचमुच वे दिन आजमाइश के ही होते हैं जब उधर से कोई इधर आता है। उसके होते वे होटल या मुसाफिर खाने में तो नहीं ठहर सकते, लेकिन जिन सुख सुविधाओं के वे लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, लाख कोशिश करे तो भी उपलब्ध नहीं करा सकता। टोयोटो कार, आरामदेह बिस्तर और मुरग्गन खाने, शानदार रेस्तरानों में दावतें, उनके हिसाब से बिल्कुल सिफर। मजबूरी न हो तो क्यों ठहरे? लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि उनका चुप चुप रहना भी उसे सालता है और बड़बोलापन भी कोंचता है। हर पल जब तक वे बसेरा करते हैं, उसे छीलते रहते हैं और वह निरंतर छोटा होता चला जाता है। उसकी जुबान तुतलाने लगती है और सहमा सहमा सा रहता है। अपनों के सामने जो करीब होते हुए भी दूर दिखाई पड़ते हैं। गली में कोलाहल उभरने लगा था। सुबह की धूप चुपके से नाली में आकर बैठ गई थी। नाली जिसमें आसपास के संडासों का मैला बहेगा और पूरी गली एक संडांध की गिरफ्त में आ जाएगी। कोठी में रहने वाली बाजी को ये सब पसंद नहीं है। कितने गंदे हो तुम लोग, कुछ करते क्यों नहीं? जब तक मैला बहता रहेगा, औरतों जमादारिनों की चक चक चलती रहेगी। नाक पर दुपट्टों का डांटा लगाकर वे सहन के पास वाले बरामदे में पड़ी रहेगी, निढाल सी। फिर भी मायका उन्हें बहुत प्यारा है। जड़े तो इसी घर में दबी पड़ी है, नाल तक, अम्मा कहा करती थी। एकाएक जन्नत रोने लगी। वह जब तब हर किसी के सामने अपने इकलौते एहसान को याद करके टेसू बहाने लगती है। उस तरह उसके भीतर सदा कुछ न कुछ घुमड़ता रहता है और अचानक रुलाई के रूप में बाहर आ जाता है। फिर आप ही आप शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह ऐसा नहीं कर सकता। जब किसी सोच की गिरफ्त में होता है तो निरंतर एक चटपटाहट उसके पास होती है, जैसे अंधी चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई। स्टेशन जाएंगे ना? जन्नत उठते हुए बोली। मातम करने से क्या फायदा? हाँ, जाना तो होगा ही। वैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो कोई बड़ी बीमारी लगती है। कब तक डॉक्टर से मुंह छिपाऊंगा? ये चक्कर, ये डूबता हुआ दिल। नमाज के दरमियान वाली बेचैनी ने फिर सिर उठाया। मत जाओ, जन्नत ने उसके कंधे को छुआ। वे आस रखती है दिल्ली तक की, स्टेशन भी न जाओ। आखिर तार किस लिए भेजा है? जन्नत चुपचाप अंदर चली गई। बेतरतीब घर को संवारना होगा, आते ही शुरू हो जाएंगी तुम गंदे लोग। वह जड़वत बैठा रहा, जन्नत की पीठ देखता हुआ। मर जाएगी बेचारी, सब छोड़ छाड़ के हर वक्त हाजिरी में रहना होगा।
बड़ी ननद जो ठहरी। सामने आले में खाली छोटी बड़ी शीशियों के बीच पड़ी मेज घड़ी को देखा। 7 बजे थे। गाड़ी 11 बजे आएगी। तब तक कुछ काम कर ले। अब तो करना ही पड़ेगा। अधूरी सिलाई वाले ढेर में से कुछ अधबनी जूतियां निकाली और सुआ व धागा संभाल लिया। एक लंबी सांस खींची ताकि बदन में ताजगी भर आए। रात रात भर जाग कर बीवी बच्चों को जगा कर भी 500 जोड़ी का कोटा पूरा न हुआ। आज भी खलील आएगा। चचा चचा कहते हुए चिचियाता रहेगा और वह निरीह सा अपने एहसान की उम्र के बच्चे से मोहलत मांगता रहेगा। ठीक है, कल तक हर हालत में मिल जानी चाहिए। धमकी के अंदाज में वह कहेगा, रसिया का ऑर्डर है, कोई मजाक नहीं। बुल्गानिन के बाद इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है हमें। काम नफीस होना चाहिए। जो बदमाशी की चचा तो हमारी नाक कटेगी सो अलग, मुल्क की भी साख जाएगी। क्या समझे? सब समझता है वह। माल ही खरा व पूरा न हो तो काम नफीस कैसे होगा। तलों में मजबूरन पूर डालने पड़ते हैं। शिकायत उभरती है तो खिंचाई भी उन्हीं की। बनी हुई जूती को मुर्गी की तरह छील कर हवा में नाचते हुए चीखेगा खलील। ये है आपका काम चचा। बदमाशी छोड़ो, बताओ चुराया हुआ माल कहाँ छिपाया है? इस अधमुए के पास छिपाने के लिए क्या है रे? दर्द ही दर्द है। देख सकता है तो काश वह देख सकता कि इस थोक नौकरी में कितनों की नाराजगी उसने ली। अपने अजीज दोस्तों के लिए एक जोड़ी भी मनोयोग और चाव से बनाने की मोहलत न बची। सब पैसों की जुगाड़ की नजर हो गया है। यंत्रवत उसके हाथ चल रहे थे जैसे सिर पर साक्षात खलील खड़ा हो, अदृश्य चाबुक लिए हुए। अंदर सहन में गर्द उड़ रही थी। जन्नत, सुगरा, जाहिरा और जाहिदा सब जुड़ी हुई थी झाड़ पोंछ में। सबसे छोटी जौहरा गुड्डी घूम घूम कर तमाशे की तरह आनंद ले रही थी। ये मेरे बाबा की फोटो है। अम्मा अम्मा, बाबा पहले ऐसे थे। दाढ़ी भी नहीं, ऐनक भी नहीं। कैसे दिखते हैं? पुरानी तस्वीर खुद उसके लिए अजनबी सी है। सिर्फ 15 साल पुरानी तस्वीर। गुड्डी को पुकार कर तस्वीर ले ली। वह 10 पैसे पाकर खुश खुश लौट गई। उसके लिए तस्वीर से ज्यादा 10 पैसे महत्वपूर्ण थे, पर उसके लिए तस्वीर महज तस्वीर नहीं, एक तारीखी दस्तावेज थी जिसे देखते ही पतझड़ का मौसम याद आता या जहाज का डेक जिस पर से एक के बाद एक मुसाफिर जो मुसाफिर न थे उतरते चले गए। बड़े भाई अहमदाबाद, मंझले लाहौर और छोटे का पता नहीं, उसे बंबई का समुद्र निकल गया। अम्मा कब्रिस्तान में करवटें लेती हुई और अब्बा मंझले के साथ कभी पलट कर भी न आए। बस वह रह गया है उजाड़ डेक पर, तन्हा, हर थपेड़ा सहन करता हुआ। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी। उठकर बीच का दरवाजा भेड़ दिया जो सहन में खुलता था। गर्द में दमा उभर आता है। आंखें मूंद कर देर तक वह सांसों के आरोही अवरोही में जूझता रहा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में किसी साख पर उखड़ू बैठा हुआ कोई बंदर हो, गिर पड़ने के लिए तत्पर। एकाएक जोर का खटका हुआ। लगा बाजी आ गई है, लेकिन वह डिब्बा गिरने की आवाज थी। जन्नत चीखी थी, माल जादी समेट सब, जवानी चढ़ी है तुझे। बच्चियों में से कोई न बोली। वे कुछ न बोल सकती थी। वे वास्तविक मेहमान थी इस घर की। सबसे बड़ी हाजरा की रुखसती के बाद 4 मेहमान। यह जन्नत भी जानती है। वह गुस्सा तो किसी और पर था जिस पर इख्तियार नहीं। इन बच्चियों के सुने सुने चेहरे देखकर हर बार वह दरक जाता है कि बदनसीब बाप की बदनसीब बेटियां। रात दिन मखमल पर बेल बूटे काटने वाली नाजुक उंगलियों को जाने कब कोई फूल नसीब होगा। जी चाहता है इन्हें सामने बिठाकर सिर झुका दे कि ये मेरे बाप की कलियों, मुझे सजा दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊंगा। मगर शरीफ बेटियां बाप के सामने उफ नहीं करती। उनकी चुप्पी चीर डालती है उसके कलेजे को। कितने अच्छे दिन थे जब जहाज आबाद था। तब एक सच्ची खुशी नसीमा बाजी के साथ आती थी। तब जमाना और था और रिश्तों में मिठास कायम थी। वह मिठास स्वप्न की चीज लगती है। वे जश्न के दिन होते थे जब बाजी आती थी या बहनोई साहब, बड़े पुरखुलूस और तपाक से मिलने वाले। कभी महसूस न होने दिया कि वह उनसे छोटा, बहुत छोटा है। अब उससे बात करते सहम जाता है। पता नहीं उनकी आंखों का रंग इन बरसों में क्यों बदल गया, या नहीं बदला, उसे ही लग रहा है। बाजी की विदाई तो उसे याद भी नहीं। 47 के पहले की बात है। वह 4 साल का रहा होगा। उन दिनों बाजी के ससुराल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तभी तो यह शहर छोड़ना पड़ा। बाद में हैदराबाद ही उनकी पहचान बन गया और आबाई शहर विदेश। सुनता है दलहन के व्यापार में उनका एक छत्र राज्य है।
एक बार असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। अब उनकी सारी दिलचस्पियां सियासत पर केंद्रित हो चुकी है और उनके बेटे, उनके भांजे बड़े सलीके से तिजारत संभाल रहे हैं। सबसे बड़े रहमान की याद आती है। इसी सहन में मरकल की तरह रेंगता था और टट्टी के बेल बूटे बनाया करता था। वह कई बहनों के बाद था और बाजी उसे जान से प्यारा रखती थी। वही रहमान पिछली बार आया था, भैंसे की तरह संड मुसंड पठानी सूट में, बाप की दराज कद, बड़ी बेतकल्लुफी से कंधे पर हाथ रखते हुए कहता था, यार मामू आप बड़े गावदी हो, इतनी दूर से आया हो और आप गुमसुम बैठे हैं, आप बोर है। वह क्या बोलता। जश्न के दिन बीत चुके थे। हैरान आंखों से अपने होनहार भांजे की आत्मविश्वास से लबरेज आंखों को देखता रहा। उसके सामने छोटा, बहुत छोटा महसूस करने लगा और उसने इसी शहर में एक नई दुनिया आबाद कर ली। उन दोस्तों के बीच जो जब तक वहां जाकर उसे आतिथ्य का अवसर देते थे, कार में घूमना, मुर्ग मुसल्लम उड़ाना या खरीदारी के लिए बंदोबस्त। रहमान भी उनसे वैसी अपेक्षाएं रखता होगा। क्या पूरी कर पाते होंगे वे खुशामदी लोग। खुद वह भी कहा कर पाता है अपेक्षित आवभगत। रोज गोश्त, खीर, मालपुए, यहाँ की मशहूर मिठाइयाँ, ये सब जुटाने में ही सांस फूलने लगे तो कैसे उनकी अपेक्षाएं पूरी हो। हर मेहमान के साथ अजमेर, आगरा, अहमदाबाद, बम्बई कैसे जाए। आखिर पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते। संग संग डोलता फिरेगा तो काम धंधा कौन देखेगा। बेरुखी की हद तक उसकी जड़ता भी उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल पाती और वे उड़ उड़ आते हैं साइबेरियाई पक्षी की तरह कतार दर कतार। चचा, चचाजाद, मामूजाद, भाई और उनकी औलाद और नसीमा बाजी का खानदान, एक अनवरत श्रृंखला की शोक लो लहू की एक एक बूंद। इस मुल्क के टिके रहने की हिमायत क्यों की, जहां तरक्की के अवसर कुछ लोगों के लिए कभी नहीं आते। वतन से जो निकलता है वही सुरखरू होता है। इस पर तुर्रा यह कि सभी कहते हैं वह खुश नसीब है कि पुश्तैनी जायदाद उसके पास है। वह कहना चाहता है जायदाद ले लो और पुश्त दे दो, मजबूत पुश्त जिसके बिना वह ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। कुछ आवाजें कभी सुनाई नहीं देती, उन कानों को तो बिल्कुल नहीं जो पैसे की खनक सुनते सुनते पक जाते हैं। उस खनक से घबरा कर ही तो वे इधर आते हैं, 3 दिन का लंबा सफर तय करके। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, जोधपुर, ढेरों सामान के साथ गाड़ी दर गाड़ी बॉर्डर पर सौदेबाजी करते हुए, साथ लाए सामान को स्थानीय करेंसी में परिवर्तित करते हुए। खोखरा पार मुनाबाव का मार्ग अगर खुल गया तो जैसे अपने ही मुल्क में आ जा रहे हो। शाम हिंदुस्तान में, सुबह पाकिस्तान में। 1965 के पहले यही मार्ग था, लेकिन वे दिन और थे। अब जब भी रास्ता खुलने की खबर उड़ती है उसकी और जन्नत की नींद उड़ जाती है। भविष्य के भयावह दिनों की कल्पना से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंग के बादल घुमड़ते रहे, सरहदें बंद रहे, अमन की फिजा कभी कायम न हो, यह कामना करते हुए शर्म आती है उसे अपने आप पर। कितना कमीना है वह, अमन का दुश्मन, जंग का दीवाना, मगर जंग ही उसे महफूज रख सकती है। लोग जंग को बुरा क्यों कहते हैं, कई बार सोचता है सिर्फ माली हालत ही इसकी जिम्मेदार है, पर हर बार लगता है नहीं, वह कुछ और है जिसको वह परिभाषित नहीं कर सकता। अपने दर्द को, जो भैंसों की भयंकर डकारों को सुनकर उबरता है, उस मगरूर हवा में जो उसे तुच्छता और हीनता का बोध कराने आती है, नाना रूपों में। हाँ, वह मगरूर हवा ही जो उसकी छोटी सी दुनिया में तूफान मचा के चली जाती है और उसकी थरथराहट कभी खत्म नहीं होती। शायद उस हवा के परे भी कुछ है जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा, न पकड़ पाएगा और किसी दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगा या दमे की सांस थम जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मासूम बच्चियों का, गरीब जन्नत का क्या होगा। सुन रही हो नसीमा बाजी, मैं आपको कभी खुशामदीद नहीं कह सकूंगा। सुन रही हो ना, इस बार कफन ला रही हो ना साथ में अपने भैया के लिए। अमेरिकी कंबल, जापानी शॉल की तरह, मक्के का कफन आबे जमजम से तर किया हुआ, पर मुफ्त में न लूंगा, पूरी कीमत अदा करूंगा। अदा करता आया हूँ। जानता हूँ सौगात उसे दी जाती है जो सौगात देने के काबिल हो। मैं तो ढंग का एक जोड़ा भी अपनी बाजी को नहीं दे पाता, इसलिए कफन भी न लूंगा सौगात में। अगली बार आएंगी तो मैं उस कफन में लिपटा मजे से कब्र में आराम कर रहा हूँगा और आप पागल हवा की तरह बौराई फिर रही होंगी इस सुने शहर में। अगर बार बार आना चाहती है तो मुझे सांस लेने दे। नसीमा बाजी, सुन रही हो ना? ये आप किससे बात कर रहे हैं? पल्लू से हाथ पोंछती हुई जन्नत दाखिल हुई। किसी से नहीं। वह हड़बड़ा गया। कहाँ था इतनी देर? 10:30 हो गए। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, अब मैं चलूंगा, उठते हुए बोला।
पैदल हो जाना होगा। टैक्सी करने की सकत कहा। वापसी में करनी ही होंगी। जाने कितने लोग होंगे। दूध वूध है कि नहीं। आटा चावल सबका बंदोबस्त करना होगा। पैसे वापसी पर। हाँ अल्लाह मालिक है। खलील आए तो रोकना। सीढ़ियों से उतरने लगा तो एक बार फिर कंपकपी छूट गई, जैसे फजर की नमाज में। अपने आप को संभाला, न संभालता तो नाली में गिरता। गली अब भी गुलजार बनी हुई थी। जमादारिनों और लड़ाकू औरतों की बकझक और मैले के बहते हुए परनाले, संडांद और गर्द में डूबी हुई अंधी गली। 3 फरलांग का रास्ता 20 मिनट में तय हुआ। सांस धोखनी की तरह, लेकिन वह ठीक समय पर स्टेशन पहुंचा था। दिल्ली मेल आ चुका था। प्लेटफॉर्म की चहल पहल उसे मच्छरों का शोर मालूम हो रही थी। भिन भिन भिन, लेकिन कुछ मच्छर उसकी आंखों में भी तैर रहे थे, नुकीले दंश के साथ। बार बार आंख मसलता, ए दर्द जरा ठहर जा, कुछ रहम कर। सिर झटक झटक कर होश में आने की कोशिश करता भीड़ में टक्करें खा रहा था। एक बार टोपी गिर गई। उठाते उठाते कहीं पैरों तले रोंदी जा चुकी थी। दिल डूब रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सी दहशत और धुकधुकी। आखिरकार नसीमा बाजी दिखाई दी, गुस्से में भुनभुनाती हुई, कूलियों की टोली से उलझती हुई। बाजी के बेटे बेटियां दामाद और बच्चे, कुल 12 सदस्य बाराती उल्लास में चहक रहे थे। अरे तुम अब आए हो। देखते ही बरस पड़ी। तार मिला कि नहीं। उसकी जुबान गूंग थी, सिर हिला सका बस। कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास रखे 20 नंग पर दृष्टिपात कर डूबी हुई आवाज में बोला, सारा सामान उतर चुका। कहा, बड़े वाला ट्रंक अंदर धरा है। बाजी ने नथुने फुलाकर कहा, सब बच्चों ने उतारा है। अच्छा मैं देखता हूँ। वह कंपार्टमेंट में चढ़ा। अम्मी ये हमारे मामू है। रहमान भाई ठीक कहते थे, बिल्कुल मुर्दे जैसे है। न हंसना न बोलना। हम क्या रोज रोज आते हैं। बाजी ने आंखें तरेरी होंगी, लेकिन वे शब्द उसकी पीठ में खंजर की तरह उतर गए। ट्रंक बहुत वजनी था, उसकी शक्ति को चुनौती देता हुआ। बाहर सब खड़े थे और वह अकेला जूझ रहा था, पसीने से सराबोर। एक मुसाफिर ने मदद न की होती तो ट्रंक उतारने में वह कभी कामयाब न होता। कूली अब भी घेरे हुए थे, एक धिकनी आस में। कूलियों पर पैसा लगाना फिजूल था। चंद सीढ़ियां उतरकर एक पुल ही तो पार करना है, और उस तरफ मेन गेट। ख्वामखा 20-30 का चूना लग जाएगा। लेकिन वजनी ट्रंक और गट्ठरों को देख एक कूली को पक्का करना चाहा। ना बाबा ना। वजनी ट्रंक देखकर कूली घबरा गया। मजबूरन 2 कूली करने पड़े। अब वे ट्रंक से गट्ठरों से जूझ रहे थे। उसने एक संदूक सिर पर उठा लिया, कूली की तरह। एक हाथ में छोटा गट्ठर, अन्य छोटे बड़े सामान मजबूरन बेटों और दामादों को उठाना पड़ा। वे बेरहमी से अपने मेजबान को घूर रहे थे। ये मिस्किन सूरत और कंजूस सीरत हमारी क्या मेजबानी करेगा। बोर हो जाएंगे हम तो। वह एक एक कदम सावधानी से उठाता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर बार लगता गिरा। धुकधुकी बढ़ रही थी और अंधेरा फैल रहा था, इतना कि आगे कुछ भी सुनाई न देता था। लगा उसे यातना शिविर में झोंक दिया गया है। अब हमेशा सीढ़ियां उतरना चढ़ना रहेगा और बोझ ढोना रहेगा, रिश्तों का बोझ। वे लोग कूलियों के पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके पाव सीढ़ियों की इस तरफ एक खाली गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, जो चंद घंटों बाद खुलेगी। संदूक एक खाली कंपार्टमेंट के दरवाजे में धकेल कर वह दरवाजे पर ही पसर गया। उसके पांव प्लेटफॉर्म पर झूल रहे थे। कुछ देर बाद जब सांसों से समझौता हुआ, उकड़ू होकर बैठ गया, जैसे कोई कूली मुसाफिर का इंतजार करता है। ऐसे कूली की तरह जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, जो हर रोज कितने अनाम मुसाफिरों को मंजिलों की तरफ बढ़ने में मदद करता है। जैसे मील का पत्थर, गाड़ियां सन्नाटे से गुजरती रहे और वह पड़ा रहे दबा दबा, लेकिन वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। विदाई के समय का हल्कापन। अरे तुम यहाँ बैठे हो। बाजी बौखलाई हुई उसके सिर पर खड़ी थी और तमाम बच्चे भी। संदूक कहाँ है। उसने अंगुली से इशारा किया और उत्साह से बोला, बाकी सामान भी ले आते हैं बाजी, चलो। सब नंग गिन लिए हैं, अभी ठीक तरह रख देंगे। अकस्मात बाजी के चेहरे का रंग बदल गया और बिल्कुल जन्नत की तरह उसकी आंखें तरल हो उठी। नम आंखों में तैरती हुई उसकी आकृति निरंतर छोटी होती जा रही थी, इतनी छोटी कि 47 के पहले की तरह वह उसे गोद में उठा सकती थी। रमजान चलो घर चले। उसे लगा अम्मा ने चुपके से आकर उसके कानों में सरगोशी की है, बिल्कुल मध्यम आवाज अम्मा की, लेकिन वह बाजी थी। भाईजान मामू पागल है क्या। यह जुमला बाजी के आखिरी शहजादे का था। यो महसूस हुआ जैसे आरा मशीन में शहतीर की जगह उसका धड़ आ गया हो।
शरर सर। उठने की कोशिश में वह बाजी के हाथों में झूल गया